तो हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हो? आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। तबीयत उतनी अच्छी नहीं चल रही है क्योंकि ठंडी का समय है। सर्दी, खांसी, जुकाम आए दिन हर व्यक्ति को हो रहा होगा, तो उसका शिकार अभी मैं भी हो गया हूँ। और आज हम लोग बहुत दिन के बाद, काफ़ी दिन हो गया, किसी काम में व्यस्त होने के कारण क्लासेस नहीं आ पा रही थी। तो आज बहुत दिन के बाद फिर से हम लोग कंटिन्यू करने की कोशिश करेंगे एमएड फर्स्ट सेमेस्टर की जो क्लासेस रुकी हुई थी। अब हम चाहेंगे कि वो रेगुलर बेसिस पे देखने को मिले। तो आज ये क्लास आप लोगों की आज ये 8वीं क्लास है एमएड फर्स्ट सेमेस्टर के ऊपर का। इससे पहले की 7 क्लासेस और हैं इस चैनल पे अपलोड। यदि आपने उनको नहीं देखा है तो जाके देख लीजिए, वो आपके बेसिक्स फिलॉसफी को बहुत ही बेहतर कर देगी। ये जो क्लासेस चल रही हैं एमएड फर्स्ट सेमेस्टर की, ये ऑल ओवर इंडिया लेवल पे जितनी भी यूनिवर्सिटियां हैं, चाहे फिर वो सेंट्रल हों चाहे फिर स्टेट हों, वो एमएड का प्रोग्राम यदि कराती हैं 2 ईयर एमएड का प्रोग्राम, तो सभी के लिए है। और स्पेशल रेफरेंस में ये क्लासेस जिनके लिए ऑर्गेनाइज की गई है स्पेशल रेफरेंस में, तो वो हैं लखनऊ यूनिवर्सिटी के विद्यार्थी। लखनऊ यूनिवर्सिटी के जितने भी अभ्यर्थी हैं या विद्यार्थी हैं, जो भी कह लीजिए, तो उनके लिए ये एमएड फर्स्ट सेमेस्टर की क्लासेस को ऑर्गेनाइज किया गया है, क्योंकि उन्हीं की सबसे ज़्यादा डिमांड थी कि सर क्लासेस को रेगुलर कीजिए। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है द्वैतवाद। हम द्वैतवाद को आज देखेंगे। इंग्लिश में हम इसको क्या बोलते हैं? डुअलिज्म बोलते हैं इंग्लिश में हम इसको। लाइट कट गई है अभी या हिल गई है? 1 मिनट में सही कर ले रहा हूँ। अभी लाइट आ गई होगी, प्रॉपर दिख रहा होगा मेरा चेहरा आप लोगों को। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है द्वैतवाद। द्वैतवाद को हम क्या बोलते हैं? इंग्लिश में डुअलिज्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डुअलिज्म। देखिए, डुअलिज्म का कॉन्सेप्ट आता कहाँ से भाई? कहाँ से हमको पता चलेगा कि कुछ द्वैतवाद है और इसको हमको क्यों पढ़ना है? ये सारे जो क्वेश्चंस हैं उनके जवाब मैं आपको दे देता हूँ 1 मिनट में। देखिए, जब हम फिलॉसफी को पढ़ना स्टार्ट करते हैं, जब हम दर्शन को पढ़ना स्टार्ट करते हैं, जिसको हम इंग्लिश में फिलॉसफी बोलते हैं, तो दर्शन की शाखाओं के बारे में पढ़ने के लिए हमें मिलता है, हमारे करिकुलम में रहता है, या कह लीजिए हमारे सिलेबस में रहता है कि ब्रांचेस ऑफ फिलॉसफी आपको पढ़ना होता है। दर्शन की शाखाओं के बारे में आपको पढ़ना होता है। तो जब आप दर्शन की शाखाओं यानी ब्रांचेस ऑफ फिलॉसफी को पढ़ना स्टार्ट करते हैं, तो दर्शन की 3 प्रकार की शाखाएं होती हैं। कितनी प्रकार की? 3 प्रकार की। वे 3 प्रकार कौन कौन से होते हैं? पहला आपका होता है मेटाफिजिक्स। मेटाफिजिक्स जिसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं? तत्व मीमांसा बोलते हैं। तत्व मीमांसा। दूसरा आपका होता है इपिस्टिमोलॉजी। इपिस्टिमोलॉजी जिसको हम ज्ञान मीमांसा बोलते हैं। और तीसरा आपका होता है एक्जियोलॉजी, जिसको कि हम मूल्य मीमांसा बोलते हैं। तो जब हम मेटाफिजिक्स को पढ़ना स्टार्ट करते हैं, यानी कि जब हम तत्व मीमांसा को पढ़ना स्टार्ट करते हैं, तो तत्व मीमांसा में हम अल्टीमेट रियलिटी की बात करते हैं कि अंतिम सत्ता क्या है। अंतिम सत्ता का मतलब ये है कि जिसने इस ब्रह्मांड को बनाया है और उसके वजह से ये ब्रह्मांड क्या हो रहा है? चल रहा है। इस ब्रह्मांड में जो कुछ भी हो रहा है उसका समस्त कारण वो अंतिम सत्ता ही है, वो अंतिम तत्व ही है। इसकी बात हम करते हैं। तो जब हम मेटाफिजिक्स पढ़ना स्टार्ट करते हैं, तो मेटाफिजिक्स के अंदर हमें अंतिम सत्ता को जब हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं, तो अंतिम सत्ता 3 प्रकार के बताया गया है नंबर के हिसाब से। नंबर के हिसाब से जब हम अंतिम सत्ता को देखना स्टार्ट करते हैं, तो 3 प्रकार का बताया गया है। पहला क्या बोला गया है? मोनोइज्म। मोनोइज्म को हम हिंदी में क्या बोलते हैं? एकवाद। एकवाद। इसकी क्लासेस मैं पढ़ा चुका हूँ, आप लोगों को पता होगा। मोनोइज्म का हिंदी में अर्थ होता है एकवाद, मतलब इसमें अंतिम सत्ता कितने तत्व को माना गया है? एक तत्व को माना गया है। तो जो दार्शनिक अंतिम सत्ता एक तत्व को माने हैं, उनकी बात हम मोनोइज्म में करते हैं। और दूसरे नंबर पे आपका आ जाता है डुअलिज्म। डुअलिज्म
डुअलिज्म को हिंदी में हम क्या बोलते हैं? द्वैतवाद। द्वैतवाद में वे दार्शनिक आते हैं जिन्होंने अंतिम सत्ता दो चीज़ों को माना है, दो तत्वों को माना है, उनकी बात हम डुअलिज्म यानी कि द्वैतवाद में करते हैं। तो आई होप आपको कहानी समझ में आ गई होगी कि हम ब्रांचेस ऑफ फिलॉसफी, दर्शन की शाखाओं को जब पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो उसमें मेटाफिजिक्स को हम पढ़ते हैं। तो मेटाफिजिक्स में अल्टीमेट रियलिटी यानी अंतिम सत्ता की बात की जाती है। और जब हम अंतिम सत्ता की बात नंबर के हिसाब से करते हैं कि संख्या के आधार पर अंतिम सत्ता कितनी है, तो अंतिम सत्ता 3 वर्गों में बढ़ जाती है। और वो 3 वर्ग होते हैं मोनोइज्म, जिसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं? एकवाद। और दूसरा डुअलिज्म, जिसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं? द्वैतवाद। और तीसरा क्या होता है? प्लूरलिज्म यानी कि अनेकवाद, जिसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं? अनेकवाद, प्लूरलिज्म। मोनोइज्म में अंतिम सत्ता कितने तत्व को माना जाता है? एक तत्व को। डुअलिज्म में अंतिम सत्ता दो तत्वों को माना गया है। और अनेकवाद जो प्लूरलिज्म है उसमें अंतिम सत्ता बहुत सारे तत्वों को माना गया है। तो ये चीज़ आप समझ गए होंगे। तो आज हम डुअलिज्म को थोड़ा विस्तार में पढ़ेंगे, क्योंकि अब हम एमएड में आ गए हैं तो यहाँ पे हमें थोड़ा ब्रीफली कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि व्हाट इज डुअलिज्म, द्वैतवाद क्या होता है। तो चलिए, आप लोग क्लास समाप्त होने के बाद एक बार कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको आज जो मैंने पढ़ाया वो समझ में आया या नहीं। अगर कहीं पे भी कुछ भी समझ नहीं आया होगा तो ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, ताकि जब मैं अगली वीडियो बनाऊंगा या अगला क्लास लूँगा तो उसमें उसको फुलफ़िल कर सकूं। ठीक, इतना कीजिएगा। और जैसे ही क्लास ख़त्म होगी तो इससे रिलेटेड मैं कम्युनिटी टैब में, इस चैनल का जो कम्युनिटी टैब है उसमें इससे रिलेटेड 1 या 2 क्वेश्चन डाल दूंगा। तो उन क्वेश्चनों को आप सॉल्व कीजिएगा, और यदि आप सॉल्व कर लेते हैं तो मैं समझूंगा कि पढ़ाया हुआ आज समझ में आ गया है। ठीक ना? तो क्लास जैसे ही ख़त्म होगी कम्युनिटी टैब में जाके क्वेश्चंस का जवाब ज़रूर दीजिएगा। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। द्वैतवाद क्या है? द्वैतवाद, द्वैतवाद के अंतर्गत वे दार्शनिक आते हैं जिन्होंने अंतिम सत्ताएं दो मानी है। देखिए, द्वैतवाद के अंतर्गत वे दार्शनिक, दार्शनिक का मतलब क्या? वे फिलोसोफर आते हैं जिन्होंने अंतिम सत्ता यानी अल्टीमेट रियलिटी कितने? दो चीज़ों को माना है, दो तत्वों को माना है। अब वो दो तत्व कौन है जिन्हें अंतिम सत्य माना गया है? द्वैतवाद के अंदर जो दार्शनिक आते हैं वे क्या कहते हैं कि जड़ पदार्थ या भौतिक पदार्थ, जिसे हम इंग्लिश में मैटर बोलते हैं, पहला तो वो अंतिम सत्ता है। और दूसरा चेतना, जिसको कि हम कॉन्शसनेस बोलते हैं, वो अंतिम सत्ता है। तो द्वैतवाद के अंतर्गत दो चीज़ों को अंतिम सत्ता माना गया है। पहला जड़ पदार्थ या भौतिक पदार्थ, जिसको हम इंग्लिश में मैटर बोलते हैं, और दूसरा चेतना यानी कॉन्शसनेस को अंतिम सत्ता माना जाता है। ठीक, हम कुछ उदाहरण देखते हैं कि अगर हम मैटर की बात करें, पदार्थ की बात करें, भौतिक पदार्थ की बात करें, तो भौतिक पदार्थ हम किसे बोलेंगे? जैसे कि लोहा हमारा हो गया, पानी हो गया, आग हो गया, हवा हो गया, लकड़ी हो गया, प्रकाश हो गया, करंट हो गया, शारीरिक एनर्जी हो गई, भाप हो गया, बिजली हो गया। ये सब क्या है? भौतिक पदार्थ में आ जाएगा। भौतिक पदार्थ की पहचान क्या है? मैटर की पहचान क्या है कि ये स्थान घेरती है। आप लोहा देख लीजिए, पानी देख लीजिए, आग देख लीजिए, हवा देख लीजिए, लकड़ी, प्रकाश, करंट, शारीरिक एनर्जी, भाप, ये सब क्या है? स्थान घेरती है। इनका एक आयतन होता है। और इन सारे चीज़ों को 5 इंद्रियों में से किसी न किसी इंद्री से प्रत्यक्ष किया जा सकता है। जो हमारे पास 5 सेंस ऑर्गन्स हैं, इनमें से किसी भी सेंस ऑर्गन से उसको हम परसीव कर सकते हैं। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। जो चीज़ आयतन घेरती है, स्थान घेरती है, 5 सेंस ऑर्गन्स में से किसी भी सेंस ऑर्गन से उसे परसीव कर सकते हैं, वो चीज़ क्या कहलाएगी? मैटर कहलाएगी। और द्वैतवाद के अंदर मैटर क्या है? अंतिम सत्ता माना जाता है। अब दूसरे चीज़ पे थोड़ा विचार कर लेते हैं। तो दूसरा चीज़ आपका कॉन्शसनेस है, जिसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं? चेतना। कॉन्शसनेस के कुछ एग्जाम्पल्स को यदि हम देखें तो जैसे विचार, थॉट्स हमारा हो गया, संवेग, इमोशंस हो गया, इच्छा शक्ति, विल पावर हो गया, सलाह, राय, ये भी आपका कॉन्शसनेस, चेतना वाली चीज़ें हैं। विश्वास, बिलीव, अंधविश्वास, आत्मा, ये सारी क्या है? चेतना वाली चीज़ें हैं। अब देखिए, कॉन्शसनेस यानी चेतना वाले चीज़ों की क्या पहचान है? वो स्थान नहीं घेरती हैं। आप
का जो विचार है, जो थॉट्स है, आप बता सकते हैं कि कितना मोटा है, कितना लंबा है, कितना चौड़ा है? नहीं ना बता सकते। ये स्थान नहीं घेरती हैं। 5 इंद्रियों से इन्हें पर्सीव नहीं किया जा सकता। जो हमारे पास 5 सेंस ऑर्गन्स होते हैं, उनसे इनको हम पर्सीव नहीं कर सकते। क्या 5 इंद्रियों से आप संवेग को देख सकते हैं? इच्छा शक्ति को देख सकते हैं? विश्वास को देख सकते हैं? नहीं, मन की आंखों से देख सकते हैं, और मन की जो आंख होती है वो 5 सेंस ऑर्गन्स में नहीं आती है। कॉन्सेप्ट बनाने की प्रक्रिया ही क्या कहलाती है? चेतन प्रक्रिया कहलाती है। हम कोई भी कॉन्सेप्ट बनाते हैं, चाहे फिर वो ओपिनियन से संबंधित हो, अंधविश्वास से संबंधित हो, इमोशन से संबंधित हो, विल पावर से संबंधित हो, वो सब सारी चीजें कॉन्शसनेस के अंतर्गत आती हैं। आत्मा को भी क्या बोला गया है? कॉन्शसनेस यानी कि चेतना बोला गया है। एक एग्जाम्पल देख लेते हैं कॉन्शसनेस के संबंध में। क्या आप बता सकते हैं, आप देखिए इसको सोचिएगा, आप ही के लिए एग्जाम्पल है। क्या आप बता सकते हैं कि आपका कौन सा विचार आपके दूसरे विचार की तुलना में लंबा है, मोटा है, आगे खड़ा है, पीछे बैठा है? नहीं बता सकते। आपका कौन सा थॉट्स दूसरे थॉट्स के कंपैरिजन में कितना लंबा है, कितना मोटा है, आगे खड़ा है कि पीछे बैठा है, आप नहीं बता सकते। बिकॉज जो कॉन्शसनेस होती है वो आयतन नहीं घेरती है, 5 सेंस ऑर्गन से इन्हें परसीव नहीं किया जा सकता है। तो द्वैतवाद के अंदर 2 अंतिम सत्ताओं को माना गया है। पहला क्या है आपका? मेटर माना गया है, मेटर। और दूसरा क्या है आपका? कॉन्शसनेस यानी कि चेतना, चेतना को माना गया है। इसके बाद अब देख लीजिए इसका एक और छोटा सा कॉन्सेप्ट क्या है। मेटर और कॉन्शसनेस दोनों अलग है, इन दोनों को मिलाकर एक नहीं किया जा सकता। जो इसके आगे तर्क नहीं कर पाए जो दार्शनिक, वे द्वैतवाद की बात की। देखिए कहा क्या जा रहा है कि मेटर और कॉन्शसनेस दोनों अलग अलग चीजें हैं, इन दोनों को मिलाकर एक नहीं किया जा सकता। और यहाँ पर जो दार्शनिक आके रुक गए इतना ही बता के कि मेटर और कॉन्शसनेस दोनों अलग चीजें हैं, इनको हम एक नहीं कर सकते, वो दार्शनिक द्वैतवाद के अंतर्गत आ गए, और उनकी जो कॉन्सेप्ट हुआ, उनका जो दर्शन हुआ, वो द्वैतवाद का दर्शन कहलाया गया। देखिए मैटर से हम कोई एक उदाहरण ले लेते हैं, जैसे कि हम लोहा ले लेते हैं, और कॉन्शसनेस से हम एक उदाहरण ले लेते हैं, विचार ले लेते हैं। तो आप ही बताइए कि क्या लोहा और विचार को एक किया जा सकता है? नहीं किया जा सकता। ये कौन बोल रहे हैं? द्वैतवाद के दार्शनिक बोल रहे हैं कि मेटर और कॉन्शसनेस को एक नहीं किया जा सकता, और इसके आगे वो तर्क नहीं कर रहे हैं। वो बोल रहे हैं कि मेटर अलग है, कॉन्शसनेस अलग है, दोनों अंतिम सत्ताएं हैं, 2 प्रकार की अंतिम सत्ताएं हैं जिनसे मिलकर ये ब्रह्मांड बना हुआ है। यह चीज द्वैतवाद के दार्शनिक कह रहे हैं। इनका कहना है कि लोहा से विचार नहीं बनाया जा सकता, या विचार से लोहा नहीं बनाया जा सकता। लेकिन जब आप एकवाद का अध्ययन करेंगे, मोनोइज्म का अध्ययन करेंगे, तो उसमें बताया गया है कि आप लोहा से विचार कैसे बना सकते हैं और विचार से लोहा कैसे बना सकते हैं, तभी एकवाद को माना गया है। तो आप एकवाद का कॉन्सेप्ट यदि नहीं देखे हैं तो पिछली क्लासेस को देख लीजिएगा, तो आप समझ जाएंगे। ठीक, इसके बाद देखिए द्वैतवाद क्या बोलता है कि भौतिक ही चेतन है, भौतिक ही चेतन है। ये कॉन्सेप्ट गलत है कि लोहा बराबर विचार। क्या लोहा से विचार मिल सकता है? नहीं मिल सकता है। ये इस चीज का समर्थन करता है। चेतन ही भौतिक है, ये इस चीज को नहीं मानता है कि विचार से लोहा को नहीं बनाया जा सकता है। यानी इसका साफ साफ कहना है कि जो मेटर है वो क्या है? अलग है, वो अलग है। और जो कॉन्शसनेस है, जो कॉन्शसनेस है वो भी क्या है? अलग है। ना तो हम मेटर से कॉन्शसनेस बना सकते हैं और ना कॉन्शसनेस से हम मेटर बना सकते हैं। दोनों अलग अलग प्रकार की अंतिम सत्ताएं हैं। जो दार्शनिक इस प्रकार की बात करते हैं वो द्वैतवाद के अंतर्गत आते हैं। अब छोटा सा इसमें और क्या कॉन्सेप्ट है आप देख लीजिए। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो आपको याद रखना बहुत ही ज़रूरी है, ताकि जब भी आप एग्जाम में राइटिंग करेंगे तो बेहतरीन राइटिंग कर सकें, और आपका जो कंटेंट है वो ज़बरदस्त लगे, कंटेंट आपका प्रभावी लगे, इफेक्टिव लगे। देखिए भारतीय दर्शन की यदि हम बात करें जो कि द्वैतवाद की पूरी तरीके से बात करता है, तो वो आपका सांख्य दर्शन है। कौन सा दर्शन है? सांख्य दर्शन है। सांख्य दर्शन को वास्तविक द्वैतवाद का दर्शन कहा जाता है।
योग दर्शन भी थोड़ा बहुत द्वैतवाद की बात करता है, लेकिन अंततः वो चला जाता है कहाँ, एकवाद पे ही। ठीक, इसके बाद आपका जो रामानुज का दर्शन है वो विशिष्ट द्वैतवाद का है। विशिष्ट द्वैत अद्वैत का इनका दर्शन है। मतलब ऐसा समझ लीजिए कि ये बात तो करते हैं द्वैतवाद की, लेकिन अंततः कहाँ चले जाते हैं, एकवाद पे चले जाते हैं। तो आप पढ़ सकते हैं इनका दर्शन। मध्वाचार्य जो हैं द्वैतवाद की स्पष्ट रूप से बात करते हैं, तो आप इनका दर्शन भी पढ़ सकते हैं। इसके बाद वल्लभाचार्य एक दार्शनिक हुए जो शुद्धा द्वैतवाद की बात करते हैं। अंततः ये भी मोनोइज्म पे ही जाते हैं जब आप इनका दर्शन पढ़िएगा तो। निम्बकाचार्य द्वैतवाद की बात करते हैं। यदि आप द्वैतवाद का मतलब कंसेप्ट अच्छे से समझना चाहते हैं तो इन सारे दर्शनों को आपको क्या करना होगा, पढ़ना होगा। इसलिए मैं यहाँ पे आपको इम्पोर्टेंट फैक्ट्स बताया हूँ, और एग्जाम में आपको ये नाम लिखने होंगे, तब जो आपका एग्जामिनर है कॉपी चेक करने वाला वो समझेगा कि आपको डुअलिज्म का कॉन्सेप्ट आता है। एक पश्चिम के दार्शनिक हुए जिनका नाम है डेकार्ट। उन्होंने शरीर और आत्मा दो प्रकार के अंतिम सत्ताओं की बात की। हालांकि ये बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन रहे शरीर और आत्मा को लेके। पहले तो ये बोले कि शरीर और आत्मा अलग है, फिर जो लोग थे क्रॉस क्वेश्चन किए कि अगर शरीर और आत्मा अलग है तो मन के दुखी हो जाने से हमारा शरीर भी सुस्त क्यों होने लगता है। आप देखे होंगे जब आपका मूड खराब हो जाता है तो आपको कुछ भी करने का मन नहीं करता है, आप एनर्जेटिक फील नहीं करते हैं, तो कहीं ना कहीं जो शरीर का कनेक्शन है वो आत्मा से तो है ही, बिल्कुल है। तो ये कहते थे कि शरीर और आत्मा अलग है, लेकिन लोग क्रॉस क्वेश्चन किए तो फंस गए। ठीक, लेकिन ये द्वैतवाद की ही बात करने वाले दार्शनिक हैं डेकार्ट। प्लेटो और अरस्तु भी शुरू में द्वैतवाद की ही बात किए, लेकिन अंततः ये ईश्वर पे जैसे ही जाके रुकते हैं तो कहाँ पे चले जाते हैं, मोनोइज्म यानी कि एकवाद पे चले जाते हैं। तो मोटा मोटी जो चीज़ आपको आज की क्लास में याद रखना है वो ये है, मैं आपको बता दे रहा हूँ, उससे आप एग्जाम में बहुत ही अच्छा राइटिंग कर जाएंगे। देखिए, द्वैतवाद जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है, अंतिम सत्ता यानी अल्टीमेट रियलिटी दो चीज़ों को माना गया है। पहला क्या है आपका मैटर है, पहला आपका मैटर है, और दूसरा आपका क्या है, कॉन्शसनेस है, कॉन्शसनेस है। अब ये कहते क्या है, इसमें जो दार्शनिक आते हैं कि मैटर एक अलग सत्ता है और कॉन्शसनेस एक अलग प्रकार की सत्ता है। न तो मैटर से कॉन्शसनेस बनाया जा सकता है और न तो कॉन्शसनेस से मैटर बनाया जा सकता है। मैटर मतलब क्या, लकड़ी ले लेते हैं। कॉन्शसनेस मतलब क्या, इच्छा शक्ति ले लेते हैं। चलिए भाई उदाहरण के लिए इच्छा शक्ति, विल पावर, तो क्या लकड़ी से इच्छा शक्ति बनाया जा सकता है? इनके दार्शनिक बोलते हैं नहीं बनाया जा सकता। इच्छा शक्ति से लकड़ी बनाया जा सकता है? नहीं बनाया जा सकता। आप मन में बहुत सारा विल पावर सोचिए, लकड़ी बन जाता है क्या? नहीं बन जाता है। लेकिन ये दर्शन बड़ी अजीब चीज़ होती है। आप जब एकवाद का कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे तो सारी चीज़ें उसमें पॉसिबल हैं। मैंने बताया भी है, आप पिछली वीडियो देख सकते हैं। उसमें एक पश्चिम के दार्शनिक हुए हीगल नाम है, क्या नाम है, हीगल नाम है। उन्होंने बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट बताया है। वो ये साबित कर दिए हैं कि मैटर से विचार आ सकते हैं, विचार से मैटर आ सकता है। ठीक, तो जो आज के क्लास में आपको मोटा मोटी याद रखना है वो चीज़ मैंने बता ही दिया। मैटर कौन होते हैं, जो स्थान घेरते हैं। 5 सेंस ऑर्गन्स में से किसी न किसी सेंस ऑर्गन से उनको परसीव किया जा सकता है। कॉन्शसनेस की श्रेणी में कौन आते हैं, जो स्थान नहीं घेरते हैं और 5 सेंस ऑर्गन्स में से उन्हें किसी भी सेंस ऑर्गन से परसीव नहीं किया जा सकता है। ये चीज़ आपको याद रखना है। फिर इसके बाद जो कॉन्सेप्ट है कि मैटर और कॉन्शसनेस दोनों अलग अलग प्रकार की सत्ताएं हैं। न तो हम मैटर से कॉन्शसनेस बना सकते हैं और न कॉन्शसनेस से हम मैटर बना सकते हैं। जो दार्शनिक इस तरह की बात करते हैं वे द्वैतवाद की बात किए और द्वैतवाद वाले श्रेणी में आ गए। इसके बाद कुछ दर्शन को यदि देखें जो द्वैतवाद की बात करते हैं, तो भारतीय दर्शन पूरा पूरा जो द्वैतवाद की बात करता है तो सांख्य दर्शन है। योग दर्शन भी थोड़ा बहुत द्वैतवाद की बात कर लेता है। विशिष्ट द्वैत अद्वैत रामानुज का एक दर्शन है जिसमें द्वैतवाद की बात की गई है, अंततः ये एक वाद पे चले गए हैं। मध्वाचार्य द्वैतवाद की बात करते हैं। वल्लभाचार्य शुद्धाद्वैतवाद की बात करते हैं, अंततः ये एक वाद पे ही चले जाते हैं। मतलब ऊपर ऊपर पर्दा चढ़ा है द्वैतवाद का, लेकिन आप समझ जाएंगे कि एक वाद की ही बात हो रही है। निम्बार्काचार्य द्वैतवाद की बात करते हैं।
पश्चिम के एक दार्शनिक हुए डेकार्ट, जो कि शरीर और आत्मा दो प्रकार की अलग अंतिम सत्ताओं की बात करके द्वैतवाद को कहीं ना कहीं सपोर्ट किए। प्लेटो और अरस्तु जो पश्चिम के दार्शनिक थे, शुरू में तो द्वैतवाद के ही कॉन्सेप्ट को लेकर आगे बढ़े, लेकिन अंततः जब ये ईश्वर पर जाकर रुक जाते हैं तो ये भी किसकी बात कर लेते हैं, एकवाद की बात कर लेते हैं, मोनोइज्म की बात कर लेते हैं। देखिए एकवाद तभी द्वैतवाद आप तभी पढ़ने आइएगा जब आप एकवाद पढ़ लिए होंगे, ठीक। ऐसा नहीं कि आप द्वैतवाद को पहले पढ़ना शुरू कर दिए, एकवाद को बाद में पढ़ रहे हैं, तो आज वाला जो कॉन्सेप्ट है ना वो आपको थोड़ा अच्छे से समझ नहीं आएगा। तो यदि आप अभी मोनोइज्म वाली क्लास को नहीं देखे हैं तो उसको एक बार देखिएगा। इस पर मैंने 2 क्लासेस ली हैं और काफ़ी बेहतरीन हैं, काफ़ी रिसर्चेस करके वो क्लासेस ली गई हैं, तो एक बार देखिएगा, ठीक। और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आज का जो ये क्लास था आपको कैसा लगा। अगर आपको कोई भी कहीं पे भी दिक्कत होगी समझ आने में, किसी भी प्रकार की कोई समस्या होगी तो कमेंट करके ज़रूर आप बताइएगा। और एक बार आप इस वीडियो को, इस क्लास को ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। और भी जो एमएड फर्स्ट सेमेस्टर के छात्राध्यापक हैं या एजुकेटर हैं, कह लीजिए, अपेयरिंग इन एजुकेटर जो कि मेरा डायलॉग है, एमएड फर्स्ट सेमेस्टर के जो भी टीचर ट्रेनी हैं उनके पास इस क्लास को शेयर कर दीजिएगा, ताकि सबको पता चल जाए कि अभी एमएड फर्स्ट सेमेस्टर की जो क्लासेस हैं वो चालू हो चुकी हैं और अब रेगुलर ही ये क्लासेस आपको देखने को मिलेंगी। एक दिन बीच करके, 2 दिन बीच करके क्लासेस मतलब आती रहेंगी, ठीक। तो कमेंट जरूर कीजिएगा, समझ नहीं आया होगा तो कमेंट जरूर कीजिएगा, कहीं पे अगर थोड़ा सा भी समझ नहीं आया होगा तो मुझे बताइएगा ज़रूर, ठीक। चलिए फिर अपने सेहत का ज़रूर ख्याल रखिएगा, क्योंकि इस समय मैं भी सर्दी खांसी जुकाम का शिकार हो गया हूँ। तो आप अपने सेहत का ज़रूर ख्याल रखिएगा, ठीक। और एग्ज़ाम के लिए आप बिल्कुल ही चिंता मत कीजिए। जो आपका सिलेबस है फिलोसॉफिकल फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन का, उसकी जितनी पीडीएफ होंगी इम्पोर्टेंट, और कैसे आपको राइटिंग वगैरह करना है, वो सारी चीज़ें मैं आपको एग्ज़ाम आने से पहले पहले बता दूंगा, ठीक।